हुसैन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर हो चुकी है और इसके क्या रिपरकशंस होंगे, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए आज हमने इनवाइट किया है रेडिकल आईआईटी एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस जो है, इनके डायरेक्टर्स श्री अमोल शेगोकर और आशीष गौतम को आज हमने आमंत्रित किया है और इनसे हम जानेंगे कि ये फायदेमंद है या पुराना जो मेथड था वो ही ठीक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले बिफोर आई स्टार्ट मैं जानना चाहता हूँ कि रेडिकल के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री बताएं। आइदर ऑफ यू कुड डू दैट। रेडिकल इज फाउंडेड 3 years बैक और इन 3 साल में रेडिकल हैव अचीव मैनी माइलस्टोन्स। एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन तो मैं यही कहूँगा कि इस साल का जो विदर्भ जेईई मेन पेपर 2 टॉपर है किरण सुपारे, शी हैज टॉप मोर देन 19 स्टेट एंड यूटी टॉपर्स. Her score is around 99.8177 percentile. Apart from this, in 2020 we have achieved 100% selection. The selection means they have either got government medical college or government dental college or government engineering college or NITs or IITs. None of the student has got private college. Everyone has placed. मोडोस के बारे में थोड़ी देर जानेंगे. So ये बताइए सर कि why should I join Radical Institute or why should my son or daughter join? सर नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी क्लासेस के लिए जब आप जाते हो तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है. ठीक है, एक ऐड देखते हैं हम लोग टीवी पे देखते हैं या फिर होर्डिंग देखते हैं, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन पढ़ा कौन रहा है, क्योंकि एट द एंड तो टीचर ही पढ़ाएगा. अब जो टीचर पढ़ा रहा है ये बेसिकली 2 टाइप के हैं, या ये कह लीजिए कि जो पढ़ाने लायक हैं ये 2 टाइप के हैं. एक वो जो खुद ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, बच्चे को कॉन्फिडेंस है कि सर ने क्वालिफाई किया है तो हमें भी क्वालिफाई करा देंगे. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बोलूँ, अगर मैं एक किताब उठाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ये थ्योरी बेटा गलत दी हुई है, तो बच्चा कॉन्फिडेंस रखता है कि मेरे को सर ने सही बताया होगा, ना कि ये हो सकता है सर को आता ना हो, गलत बता रहे हो. तो एक ये इस टाइप के लोग हैं. दूसरे वो हैं जो बहुत जो कहने चाहिए हमारे लिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के मक्का मदीना है, कि जैसे आप कोटा है, दिल्ली है, हैदराबाद है, ऐसी जगह पढ़ा चुके हैं, क्योंकि वहाँ मटेरियल पे इतना रिसर्च हो चुका है कि इतना वास्ट मटेरियल कैसे हम 2 घंटे में तो 2 साल में ख़त्म भी कराएं, प्रॉपरली ख़त्म कराएं, प्रैक्टिस भी हो जाए. आज जहाँ हम सोचते हैं इतने सारे टेस्ट कैसे कराओगे इतने कोर्स में, उन लोगों ने सारा का सारा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रखा है. तो जब हम ऐसी जगह पढ़ाते हैं हमें वो सारी चीज़ें अपने आप सीख जाते हैं. अब इस इंस्टीट्यूट के साथ फ़ायदा ये है कि हम लोग IIT से भी हैं और हम लोग कोटा, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद ऐसी जगह पढ़ा भी चुके हैं. तो जो क्वालिटी चाहिए आपको वो बहुत अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से मतलब हम लोग दे सकते हैं. प्लस कि जो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर बैच कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, इंसान बहुत आसानी से भीड़ में पहुंचा देता था बच्चे को कि जाओ बेटा ये अच्छा लग रहा है पढ़ा दो. लेकिन अब नहीं, अब वो लोग क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा अगर अच्छा है तो हमें इसे थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन चाहिए. तो इसलिए वो लोग ऐसे इंस्टीट्यूट को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर बैच का स्ट्रेंथ बहुत कम रहता है, ताकि वो लोग प्रॉपर इस पर काम कर सकें. और हमारा जो टारगेट है, हमारा कभी ये नहीं बोलते हम लोग कि हमें ना 200 सिलेक्शन कराने, 400 सिलेक्शन कराने. हम हमेशा ये बोलते हैं हम परसेंटेज में खेलेंगे. हमारा बैच का फिक्स है 35 स्टूडेंट लेते हैं, लेकिन हम पूरा फोकस इस बात पे करते हैं कि हमारा 100% सिलेक्शन आए. उसके अलावा सर एक चीज़ ये भी है कि रेडिकल में सारे IITians हैं. मतलब जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं IIT दिल्ली से हूँ, सर IIT कानपुर से हैं, और जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो IIT धनबाद से हैं. और जब आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम हमने हमारे वक्त लॉन्ग बैक जब एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हुआ करते थे उस ज़माने में क्वालिफाई की है. अब तो बहुत एग्ज़ाम का जो लेवल है और थोड़ा कम हुआ है, तो उस ज़माने में हमने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, तो हम जानते हैं किस तरीके से इसके लिए प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड है, और वो हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड कर भी रहे हैं. जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई है तो उसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जो चेंज हुआ है, 10+2 हटा के अभी 5+3+3+4 करते हैं. तो हाउ डज दिस इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स और द टीचर्स, क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए सर, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जब हम 5+3+3+4 बोलते हैं तो जो लास्ट 4 है वो 9 से लेकर 12 तक शुरू होता है, और जो हमारी करंट एजुकेशन पॉलिसी है उसमें वो 10 से बाद शुरू हो रहा है. अब देखिए हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है. कहीं ना कहीं जो 10+2 पॉलिसी है ये आज के डेट में कहीं ना कहीं ये आउटडेटेड होते जा रही है, जिस कारण से न्यू पॉलिसी या न्यू रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमें लग रही है.
क्योंकि हो क्या रहा है कि 10th के बाद बच्चा डिसाइड कर रहा है कि उसे क्या लेना है, और एक्चुअल 12th के बाद वो इंजीनियरिंग में एडमिशन फॉर एग्जांपल ले लेता है। अब इंजीनियरिंग होने के बाद ही अगेन डिसाइड कि भाई मुझे पीएचडी जाना है या एमटेक करना है या एमबीए करना है, मतलब उसका करियर का जो गोल है वो सेट कहाँ हो रहा है, ग्रेजुएशन के बाद हो रहा है 10+2 पॉलिसी में। बट 5+3+3+4 पॉलिसी में आपको यही ऑप्शन 10th के जगह पे 9th में मिलेगा, तो आप 9th में ही अपना गोल पहले से स्पेसिफिक करेंगे, जिस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है उसी तरीके को आप कोर कॉम्पिटेंसीज लेके आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका डिसीजन मेकिंग ईयर है आपके करियर में, आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बहुत पहले आएगा, जिस कारण से आपके लाइफ के अमूल्य कुछ ईयर्स जो कहीं ना कहीं आपसे डिसीजन सही ना लेने के कारण वेस्ट हो रहे थे, वो सेव कर पाएंगे। मतलब चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर बोलते हैं, तो साथ साथ में एजुकेशन पे भी इम्प्लाई होता है। और ये 10+2 आउटडेटेड लगते जा रहा था, इस वजह से उन्होंने ये न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस किया। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी जैसे चल रहा था JEE है, AIEEE है, नीट तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है कंपैरेटिवली, लेकिन इन सब के बदले अभी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो हाउ डज दिस इम्पैक्ट द स्टूडेंट्स करियर? आइदर ऑफ यू कुड आंसर। सर नॉर्मली ऐसा है कि जैसे अगर एक एग्ज़ाम लेते हैं तो उसका फ़ायदा क्या हो जाता है कि अगर सेंट्रल अपने नज़र में सारे के सारे कॉलेजेस रख रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। वो ये तो कह ही रहा है ना कि अच्छा ठीक है, एक स्टेट अगर एक कॉलेज को बना रहा है तो आपके पास उसका वेटेज बड़ा है। जैसे अगर मैं NIT की बात करूँ तो 50% स्टेट के पास है, नॉर्मल कॉलेज के पास बात करूँ तो 85% उनके पास है। तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोकल के बच्चे का कोई नुकसान हो रहा है इन चीज़ों में। हाँ, अगर एक एग्ज़ाम है तो 2 साल तक वो बच्चा बहुत फोकस होकर उस एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाता है। अब वो एग्ज़ाम एक से ज़्यादा बार कंडक्ट कराया जा रहा है, तो अगर आपका एक अटैम्प्ट ख़राब भी होता है तो आपकी साल ख़राब नहीं हो रही। इसके अलावा एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुझे JEE मेन के लिए कि उन्होंने एक पेपर क्या किया, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले रखा है और एक पेपर बोर्ड एग्ज़ाम के बाद रखा था। इस साल 4 हो रहे हैं तो मैं उसको नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, एक पहले एक बाद के लिए बात करते हैं। तो एक पहले एक बाद में फ़ायदा क्या है कि जैसे सर 2 बच्चे हैं, है ना, एक 12th के साथ दे रहा है और एक रिपीटर है। जैसे मैं रिपीटर था जब मैंने प्रिपेयर किया, क्योंकि 11th-12th में स्कूल से पढ़ा नॉर्मल, फिर एक साल मैंने ड्रॉप किया था। तो हमारी टाइम पर पूरे साल जो टॉपर्स होते थे वो बच्चे होते थे जो 12th में, रिपीटर कभी टॉपर नहीं बना। और जैसे ही आखिरी का समय आया और वो 12th के बच्चा डाइवर्ट हुआ कहाँ, CBSE या फिर स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम की तरफ, वैसे ही पूरा का पूरा बाजी मार जाता था रिपीटर, और फाइनल सिलेक्शन में रिपीटर दिखते थे। तो तभी ये लगता था कि एक साल ड्रॉप करना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब फ़ायदा क्या है, आप पहले एग्ज़ाम में ये देखोगे कि जो 12th के साथ दिया जिस बच्चे ने एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा आपको, और एग्ज़ाम के बाद आपको रिपीटर का अच्छा दिखेगा। तो दोनों को फेयर चांस मिल गए। दैट ब्रिंग्स टू अनदर क्वेश्चन सर, जैसे कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि कोर कॉम्पिटेंसी को टेस्ट किया जाएगा, तो इसमें आपको नहीं लगता कि कुछ एकेडमिक फ्रंट से भी कुछ एक इम्पैक्ट आना चाहिए था, उस पर नहीं आया? लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट। यस, उसमें आना तो चाहिए था। प्रोबेबली अभी भी जो पॉलिसी है उसके सारे चैप्टर्स क्लियरली ओपन नहीं है। जैसे जैसे पब्लिकेशंस आएंगे तो पूरी पॉलिसी ओपन होगी, उसके बाद ही हम उसके ऊपर डिस्कशन कर पाएंगे, है ना। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन। अभी कोविड-19 का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हुआ है, क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हो गए, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो आप इसको क्या वरदान मानोगे कि अभिशाप मानोगे, क्या मानोगे ऑनलाइन क्लासेस? कोविड के कारण हुआ यह है कि अगर सर किसी भी जो सिलेक्शन होता है ना, तो सिलेक्शन में एक वो बच्चे होते हैं जिनका 6 से 7 से तैयारी करने लगे हैं, घर पर अच्छा खासा पैसा है, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। लेकिन है ना, जो दूसरा बंदा है वो कौन से हैं जिनके घर पर इतने पैसे नहीं थे, वो नॉर्मली कस्बों से आते हैं या गांव से आते हैं। वो क्या करते हैं कि ओके ठीक है, मैं देखा है घर पे कि है प्रेशर है, तो वो जाते हैं 2 साल अपने देते हैं, कहीं बड़ी सिटी में जाते हैं। अगर विदर्भ के हैं तो लोग नागपुर आते हैं, अगर और कहीं के कोटा जाते हैं, इंदौर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, और वहाँ जाके बहुत मेहनत करते हैं। ये बच्चे कहीं 5 स्टार जो आजकल हॉस्टल आ गए हैं वहाँ नहीं रहते, ये छोटे छोटे क्या कहते हैं रूम ले लेते हैं और पूरे दिन या तो उधर पढ़ते हैं या लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, और इनका सिलेक्शन होता है और अच्छी खासी मात्रा में होता है, और होना ज़रूरी है क्योंकि ये तब तक उठेगा नहीं, तब तक फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस कोविड के कारण ये तब तक बैठ गया,
क्योंकि ये जहाँ घर में बैठा है वहाँ उसके पास उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, ना उतनी अच्छी लाइब्रेरी है कि वो पढ़ पाए। अब सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उन लोगों का होगा जिनका जो अंदर से उतने मोटिवेटेड हैं, जिनके पास उतनी फैसिलिटीज़ हैं कि हाँ वो अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे। और थोड़ा सा एक मैं ये कहूँगा कि एक्स्ट्रा फ़ायदा उनको है जिनके मदर फादर उतने क्वालिफाई है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अगर मदर फादर चाहता है तो वो 2-3 घंटे आराम से पर डे बच्चे को लेके बैठ सकता है कि ठीक है तेरे, क्योंकि एज ए इंस्टीट्यूट कोई भी आपको सिर्फ पढ़ा पा रहा है, उसकी प्रैक्टिस वो बोलता है कि आपको ये DPP गई हैं, आपको ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने, सॉल्व करके सबमिट करने, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो क्या पता, है ना। हमारे पास आता भी है रिकॉर्ड, लेकिन ये नहीं पता कि आपने नकल तो नहीं की। हो सकता है आपके फ्रेंड से आंसर सीट ले लियो, यू आर चीटिंग योरसेल्फ। अगर ऐसा कर भी रहे हो तो यू आर चीटिंग योरसेल्फ। लेकिन अगर उनके पेरेंट्स जो उतने क्वालिफाई हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या है कि पेरेंट्स ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। आजकल उसका दिमाग ऐसा हो गया, मैंने रुपए दिए, कोचिंग जाने तू जान। लेकिन अगर वो थोड़ा सा सिंसियरली इस चीज़ को देखें, बहुत अच्छा चांस है कि कम एफर्ट में अच्छा रैंक मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। और ये वो वाली होता है ना सप्लाई एंड डिमांड। तो अभी क्या है कि डिमांड, बहुत सारी सीट पड़ी हुई हैं, मगर एफर्ट मारने वाले, उस लेवल के एफर्ट मारने वाले बच्चे बहुत कम हैं। तो कम एफर्ट में एक अच्छी रैंक इस वक्त लाई जा सकती है। आपको जोड़ना चाहोगे इसमें? सर कोविड में डेफिनेटली मैं कहूँगा कि बहुत जेन्युइन बच्चों का नुकसान हुआ है, क्योंकि कोरोना आने के कारण क्या हो गया कि जो बच्चों को 2 साल का मोमेंटम बनता है, स्पेशली जो इस साल JEE मेंस दे रहे हैं या नीट दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने 1 साल ऑफलाइन किया, 1 साल ऑनलाइन किया। तो कहीं ना कहीं जो उनका मोमेंटम था वो थोड़ा बहुत यहाँ डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन में वो प्रैक्टिस करने का तरीका आपके अंदर नहीं आएगा जो आप 4 लोगों के बीच में एक कॉम्पिटिशन की भावना में आप करते हो। उसके अलावा ऑनलाइन एक ऑप्शन हो सकता है टेम्पररी, बट परमानेंट नहीं पॉसिबल है। ऑनलाइन आप एक सपोर्ट के तौर पे यूज़ करिए ना। अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कोई बच्चा किसी मेडिकल रीजन के कारण एब्सेंट है, तो आप उसको वीडियो लाइब्रेरी दीजिए जो आपकी ऑनलाइन है। वो बच्चा उस दिन पर्टिकुलरली उस दिन के लिए कि उसका लॉस हो गया, उसको हॉस्पिटल जाना था जिस भी कारण से, वो उस वीडियो लाइब्रेरी को एक्सेस करे और उस दिन का, क्योंकि एक्चुअली अगर क्लास मिस होता है और टीचर के पास जाता भी है और टीचर शॉर्ट में समझाता भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ डिटेल माइन्यूट पार्ट्स छूट ही जाता है। बट अब वीडियो लाइब्रेरी होने के कारण, जैसे नॉर्मली जैसे रेडिकल में सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, ऑफलाइन मोड में भी रिकॉर्ड होते हैं, तो उसकी एक वीडियो लाइब्रेरी बन जाती है। तो कोई बच्चा कभी कभी जेन्युइन रीजन से एब्सेंट है तो हम उसको वो वीडियो देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि अगर वो एब्सेंट है उस दौरान, तो वो लेक्चर देखने के बाद टीचर से डाउट डिस्कस कर सकता है या वो टॉपिक डिस्कस कर सकता है, और वो उसके लिए फ्रूटफुल होता है। उसके अलावा ऑनलाइन में जैसे रेडिकल की मैं बात करूँ, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूँ, तो हमारे यहाँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एग्जाम पोर्टल है। ये जो एग्जाम पोर्टल है ये कोई कोरोना के दौरान नहीं बनाया गया, इस पे हम लोग 2016 से काम कर रहे थे। इवन बिफोर स्टार्टिंग रेडिकल हमने इस पे काम शुरू कर दिया था। ये हमारा इन हाउस बिल्ड एप्लीकेशन है जो प्योरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। तो जैसे बच्चा जब डे 1 से जब एनरोल होता है, तो जितने भी उसके पेपर प्रैक्टिस होते हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करता है, वो सारे इस एप्लीकेशन के थ्रू होते हैं, इस पोर्टल के थ्रू होते हैं। तो उसका सारा डेटा है ना रिकॉर्ड होते जाता है, और वो AI के बेसिस पे उसमें ये पता करता है कि कौन से टॉपिक में बच्चा वीक जा रहा है, कौन से इसमें ठीक जा रहा है, कौन से इसमें खराब कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती है एंड देन दिस समवेयर हेल्प्स। तो ये ऑनलाइन सेक्शन अगर ऑफलाइन के साथ मिक्स किया जाए, बेसिकली पढ़ाना पूरा ऑफलाइन, एक असॉर्टमेंट, हाँ यस, पढ़ाना पूरा ऑफलाइन, बट साथ में कुछ टेक्निकल एप्लीकेशंस ली जाए ऑनलाइन की, तो क्योंकि ये क्या बहुत फास्ट रिजल्ट देने वाले हैं आपको, जिसके एनालिटिक्स है वो तुरंत आएंगी। जैसे आप मान लीजिए मैं एक ऑनलाइन पेपर लेता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ, तुरंत उसको रिजल्ट दिखता है, उसको पूरा एनालिसिस दिखता है। बट ऑफलाइन में चेक अगर मैं तुरंत करके भी दे दूँ एक बच्चे के लिए, बट उसके एनालिसिस करने में कितना समय लगेगा कि भाई कितने % सही है, बाकी बच्चे के कंपेयर में कैसे कर रहा है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक में वीक जा रहा है, ये सब एनालिसिस करने में। अब अगर मान लीजिए 35 स्टूडेंट्स जैसे हमारे यहाँ बैच होता है, तो उतने बच्चे के लिए भी अगर मैं ऑफलाइन मोड पे करने जाऊँ तो कम से कम मुझे एक टेस्ट के लिए 1 महीना लगेगा, और ऑनलाइन में इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो practice should be online at the click of a button. Yes, practice should be online and learning should be offline. आप एक अच्छा असॉर्टमेंट बता रही है। इसमें बस एक चीज़ ऐड करूँगा कि होता क्या है कि कोई भी जब आप प्रिपेयर करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो एक होता है क्लासेस जो हम कहते हैं थ्योरी पढ़ाना, फिर सेकंड आता है DPPs या प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना, फिर थर्ड आ जाता है एग्ज़ाम देना, और चौथा होता है उसका असेसमेंट देखना, है ना। तो जो पहले 2 पार्ट हैं जहाँ आप पढ़ा रहे हो, और सेकंड जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो,
ये दोनों ऑफलाइन मोड में बेटर परफॉर्म करते हैं। और जो थर्ड है, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हो और उसका एनालिसिस देखते हो, ये आपके ऑनलाइन मोड में बेटर परफॉर्म करते हैं। ये सब आप यंगस्टर्स जैसे जो लोग हो उनके मुंह से सुनने को अच्छा लग रहा है, एनलाइटनिंग लग रहा है कि दिस वे ऑफ थिंकिंग पहले क्यों नहीं हुआ था। एंड जैसे आपने एक अच्छी बात कही कि पेरेंट्स ने पैसे दे दिए और बाद में बच्चों को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हवाले कर दी और अब तुम जानो तुम्हारी बात है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे बच्चे को पास करना, बट दैट वोंट हेल्प, ऐसा मेरा अंदाजा है। क्योंकि पर्सनल अटेंशन जब तक कि आप फिजिकली पे कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज द स्टूडेंट सफर्स। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक छोटी सी चीज़ और बोलूँगा सर। जब मैंने शुरू किया था अपना करियर 2 साल हो गए थे, 2013 की बात है। हमारे यहाँ एक बच्चा आता था पढ़ने, बहुत अच्छी फैमिली से था। उसकी मदर रोज़ाना ड्राइव करके आती थी, उसको लेकर आती थी। तो हमने उससे ऐसे ही पूछा कि एक बात बता बेटा, आप जो बसेस आती हैं आप उनसे क्यों नहीं आते हो? तो उसने कहा सर क्या होता है कि जब मैं मम्मी ड्राइव करते हैं तो मैं पीछे वाली सीट पे बैठा रहता हूँ और मैं पूरे रास्ते भर जो आपने DPPs दी होती हैं मैं उसको सॉल्व करता रहता हूँ। तो मैं वो समय यूटिलाइज कर लेता हूँ। और वहीं बस में क्या होता है, इतना शोर शराबा, वो माहौल ही नहीं मिलता। तो मम्मी इसीलिए बस मेरे को लेके आती हैं कि वो समय मेरा यूज हो। तो जो हर दिन 1-2 घंटे खराब होने थे वो मेरे फायदेमंद है। और रियल में उसको बाद में IIT मिला। तो आप इंसान को लगता है कि एफर्ट ज़रूरी नहीं है, आप वो छोटे छोटे जो एफर्ट मारते हो ना, आपके बच्चे को दिखता है और वो बच्चे को जब दिखता है तो उसकी सीरियसनेस बढ़ जाती है। ये 5G जनरेशन की थॉट प्रोसेस है एंड इट्स गुड आल्सो। एक और मुद्दे पर आते हैं हम लोग, और वो है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में। आपने जैसे कहा एक असॉर्टमेंट वुड बी अ बेटर ऑप्शन रहेगा, लेकिन ऑनलाइन की बात जब करते हैं तो उसमें हर्डल्स कई आ जाते हैं, या वीक सिग्नल्स है, या फिर बाद में आपका इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं कर रहा, या यू नीड टू गो समवेयर एल्स और उस समय गड़बड़ आ गई। तो हाउ डू यू डील विद दैट? अगर हम बात करते हैं बेसिकली, जैसे आपने हर्डल्स की जो कहा कि वीक सिग्नल्स, सर जैसे ऑनलाइन शुरू हुआ क्लास, मान के चलिए अगर आपने एक साल आपको पता है कि आपको ऑनलाइन करना है, डे 1 ये हर्डल्स है, अग्रीड है, डे 2 है, अग्रीड है, बट अगर 10th डे भी आपके यही हर्डल्स कंटिन्यूड है, मतलब आपने इन हर्डल्स पे वर्कआउट ही नहीं किया। अगर आपको पता है कि आपको वीक सिग्नल्स मिलते हैं तो ऐसा कोई ना कोई एरिया आपके घर में आपको लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे ये सिग्नल्स स्ट्रांग हो। क्या होता है कि दिस कैन बी एक्सक्यूज कि मुझे क्लास नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं बच्चा उतने अच्छे से अटैच नहीं हो रहा है। जैसे अभी इस पर मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। लास्ट ईयर जब कोरोना का बेसिकली मेन लॉकडाउन आया 17 मार्च 2020 को जब शुरू हुआ, तो वी ऑल टीचर्स हैड अ जूम मीटिंग, है ना। वी ऑल वेर नोइंग अबाउट जूम, पहले से हम जूम के बारे में जानते थे। तो हमने जूम मीटिंग ली कि भाई हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम किस तरह से प्लानिंग करेंगे, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स थे मेरे स्पेन में और सर के भी थे। उन्होंने बताया कि भाई ये पैंडेमिक इंडिया में जब अभी शुरू हुआ है, स्पेन में इसका विकराल रूप आ चुका है और ये लॉकडाउन 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ख़त्म नहीं होगा। तो हम सबकी मीटिंग हुई, तो हमारे जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं डॉक्टर विवेक कुमार, तो उन्होंने एक बहुत प्यारा सा सवाल उठाया कि यार डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, समवेयर गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग कि लोगों को ये कोविड ना हो इसके लॉकडाउन लगाया, आर्मी इज ट्राइंग टू सप्लाई फूड्स एंड एवरीथिंग, बट हम एज अ टीचर क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मतलब हम सब में डिस्कशन हुआ और उन्होंने ही एक इनपुट दिया कि सर एज अ टीचर वी कैन टीच। कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कुछ सेविंग्स बचाई होगी, क्योंकि 11-12 की कोचिंग की फीस आप नहीं मानेंगे, इट इज बिटवीन 1 to 4 lakhs फॉर 2 years। तो कहीं ना कहीं अगर इतना बड़ा अमाउंट के लिए पेरेंट्स पहले से ही स्टोर करके रखते हैं, बट ये पैंडेमिक के कारण कहीं ना कहीं उनके सोर्स ऑफ इनकम पे जब असर पड़ा तो ये पैसा उन्होंने वहाँ यूटिलाइज करना ही था। तो रेडिकल ने एक फ्री मुहिम चलाई, लास्ट ईयर यूसीएन ने इसको कवर भी किया था, वी आर थैंकफुल फॉर दैट। और उस कारण से हमारे पास ज़्यादा बच्चे ने इस फ्री मुहिम का फ़ायदा उठाया। पूरा साल भर हमने कम्प्लीटली फ्री पढ़ाया, बट जो फ्री था ये ऑनलाइन था। हम जानते हैं ऑनलाइन कहीं ना कहीं उतना टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो रेडिकल ने क्या किया, इसके लिए कुछ बड़े बड़े पैनल्स मंगाए हमने, LED पैनल्स मंगाए, जिस कारण से जब हम पढ़ा रहे हैं तो वी कैन टीच ऑन दैट पैनल्स, उस पर लिख सकते हैं। उसके अंदर इट्स लाइक अ कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। साथ में हमने इसको साउंड सिस्टम इंपोर्ट किए जापान से, और इन सबका एक सेटअप बनाया, स्टूडियो सेटअप बनाया, और एक कुछ प्रोजेक्टर्स भी लगाए। अब हमने क्या किया कि जो बच्चे हैं, इंस्टेड ऑफ यूट्यूब हमने उन बच्चों को एक लाइव इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पे लेके, जिसमें बच्चे हमें दिख रहे थे, हम बच्चों को दिख रहे थे, हम जो पढ़ा रहे थे वो सुन सकते थे, देख सकते थे। उनको कोई डाउट आया, जैसे क्लास में बच्चा पूछता है ना, वैसे वो हमसे पूछ सकते थे। ऑलमोस्ट वर्चुअल के बजाय फिजिकल बस ये था कि हम मैं टच नहीं कर सकता हूँ,
बट कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा था, एक बॉन्डिंग जो बन रही थी ना, वो फिजिकल के मुकाबले कहीं ना कहीं 70-75% तक हमने अचीव करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं हमको इसके लिए काफ़ी ये मिला, लगभग हमारे यूट्यूब पे 300+ वीडियोज़ है, फुल लेक्चर्स इसके ऊपर हमने लाइव लिए हैं। और उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों से डिस्कशन हो रहा है, बच्चे हमें देख रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, और जो क्वालिटी भी हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की, दैट वाज एट नेशनल लेवल। अच्छा, इसमें क्या हो जाता था कि जैसे एक खुलता है ना कि हम टहल रहे हैं क्लास में और देखते हैं कि तुमने क्वेश्चन किया कि नहीं किया। आप एक तरफ से पढ़ा रहे हो अगर यूट्यूब पे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप जूम के थ्रू पढ़ा रहे थे हम लोग, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे एकदम से देखा कि अरे बेटा तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया, सर आ गया दिखाओ, तो उसको वो कॉपी ऐसे दिखाना है। हम यहाँ से चेक कर रहे हैं क्योंकि स्क्रीन बड़ी है, छोटा छोटा नहीं है कि जो हमें दिखेगा नहीं। you could easily see. आज बहुत आसान से मल्टीपल प्रोजेक्टर्स, एक प्रोजेक्टर में हमें 8-8 बच्चे दिख रहे थे पूरी बड़ी वॉल पे। मतलब इट वाज लाइक अ क्लासरूम फॉर अस, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचिंग, जैसे अगर हम दोनों की बात मैं करूँ तो हमने टीचिंग प्रोफेशन इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि वी आर नॉट मेड फॉर इंडस्ट्री। मैंने इंडस्ट्री में भी जॉब किया है, आई लेफ्ट दैट जॉब एंड आई अगेन जॉइन टीचिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स अ पैशन फॉर अस, इट्स अ हॉबी, इट्स अ समथिंग विच वी एंजॉय। और ये ऑनलाइन एजुकेशन के कारण कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो हो रहा था बच्चों के साथ, उस कारण से ये पैशन हमारा ना, हमें मजा, मतलब जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। तो वी ट्राई टू ओवरकम दिस सर्कमस्टेंसेस, और हमने एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया उसका नाम था रेडिकल ऑनलाइन ऑनलाइन इंटरैक्टिव लर्निंग। इट वाज इंटरैक्टिव, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा ब्रांड्स में, बट मैक्सिमम पीपल्स आर यूजिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रिकॉर्ड कर दे दिया, बच्चा देखे ना देखे दिन भर में वो उसकी इच्छा। बट एट रेडिकल वी ट्राइड कि नहीं, लाइव होगा, टाइम पे होगा, उसी टाइम पे देखना है। हाँ, उसके बाद तुझे चाहिए तो हम देंगे, बट दैट टाइम यू कम, यू इंटरैक्ट, यू सी। उनके लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट से लेके सब चीज़ें प्रोवाइड की, और एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट अ सिंगल पेनी वी चार्ज्ड। मतलब वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है आपका, जिस वजह से वर्चुअल लगा ही नहीं, ऑलमोस्ट फिजिकल जैसा ही लगा। इसमें जब एक सर ऐड करूँगा कि जो वर्ड ऑनलाइन क्लासेस बोल देते हैं हम लोग, तो होता क्या है कि ऑनलाइन बहुत बड़ा रेंज है ना। तो ऑनलाइन में यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं जो वन साइडेड जा रहा है, आप हद से ज़्यादा चैट कर सकते हो बस, है ना। ऑनलाइन में कुछ इंस्टीट्यूट रिकॉर्डेड भी दे देते हैं, और ऑनलाइन में हमारी तरह इंटरेक्टिव भी हो सकता है। तो ऑनलाइन में हर मेथड बुरा है ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यूट्यूब के लिए खास करके कि कोई भी अगर एक इंडिपेंडेंट बंदा किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, आपको पता ही नहीं है उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, या फिर क्या वो सही बोल रहा है, ऑथेंटिसिटी पर सवाल। हाँ, तो वो जो पढ़ा रहा है वो किस लेवल का है, क्वालिटी क्या है, कोई आइडिया नहीं है। आपको बस क्या देख रहे हो आप कि उसमें लाइक बहुत ज़्यादा है, वीडियो लाइक बहुत कर रखा है, सब्सक्राइबर बहुत है। तो सर एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि पूरे इंडिया में 2 से 3% लोग ही सिलेक्ट होते हैं, और वो 2 से 3% लोग लाइक नहीं कर रहे हैं इन वीडियो को, वो चुपचाप घर में बैठ के पढ़ रहा है, क्योंकि उसके पास या तो उसके जो भी रिसोर्सेस हों, लेकिन वो यहाँ इनके भरोसे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये बात क्लियर है। अब इन्हें कौन लाइक कर रहा है? वो जो सिलेक्ट नहीं हो रहे, उनको आइडिया ही नहीं है कि क्वालिटी क्या है। उनको बस कितना पता है कि ये इंसान आता है, हमें पढ़ाता है और हमें मजा आ रहा है। एक प्रकार से पॉपुलैरिटी को लेकर, या फिर बाद में मोर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हम भी देखे उन्हें क्या है, यूट्यूब पे दे आर जस्ट इट्स टेकिंग एज अ सोर्स ऑफ इनकम, कि भाई लाइक्स आ जाए, कुछ मजाक मस्ती कर देते हैं। उनको पढ़ा के बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवाना है, कराना होता तो प्रॉपर एक कोर्स रन करते, जिसका टाइमिंग रखते, सब कुछ चीज़ करते। आपने एक वीडियो आज डाल दिया, एक वीडियो बाद में डाल दिया, इसमें आप एक में डांस करते हुए दिख रहे हो आधे लेक्चर में, तो ये सब चीज़ें आपके लाइक्स बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी है, आपकी इनकम के लिए अच्छी है, बट जो बच्चा उसको देख रहा है ना, उसका करियर आप खराब कर रहे हो। आप यहाँ पर जब ऑफलाइन होता है तो पेरेंट हर 2 महीने में पीटीएम होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। पेरेंट उस वक्त आता है, क्वेश्चंस करता है कि सर मेरे बच्चे का क्या हो रहा है। हम उनसे बात करते हैं, उन्हें बताते हैं। हम 1 साल में नहीं कर पाए फिजिकली, तो हम ऑनलाइन करते थे ये मीटिंग। हम उन्हें सारी चीज़ें बताते थे, आपका बच्चा कहाँ अच्छा कर रहा है, कहाँ खराब कर रहा है, किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, किस सब्जेक्ट में खराब कर रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर वो बच्चा घर पर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम सब बताते थे। अब एक यूट्यूब पर या कोई ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म जहाँ आपको पे नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप बस जा रहे हो, देख रहे हो कि हाँ यहाँ पर है, रियल में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि आपके सिलेक्शन की। एक मुद्दे पर आते हैं सर हम, और जब आप ऑफलाइन पढ़ाते थे पिछले 2-3-4 साल से, तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि आपने बैचेस सेग्रीगेट करके रखा है।
लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में सीबीएसई कहिए, आईसीएसई कहिए, स्टेट बोर्ड कहिए या एनी अदर बोर्ड पैटर्न जो होगा, ये सब बच्चे एक ही छत के नीचे बैठते हैं एक प्रकार से। तो उसको आप कैसे हैंडल करते हो? मतलब सबके आईक्यू लेवल से डिफरेंट डिफरेंट है, तो एज लॉन्ग एज यू आर फिजिकली टेकिंग द क्लासेस तो आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ हाउ डू यू टैकल दैट? इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे सीबीएसई हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है, इन बच्चों का स्कूल में ग्रूमिंग थोड़ा अच्छे लेवल से होता है इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, और कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड में वो कल्चर हम अपने यहाँ बहुत थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम कहेंगे कम देखने को मिलता है। तो जब ये बच्चे आते हैं, भले इनका नॉलेज लेवल या अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों का सेम हो, बट नॉलेज कहीं ना कहीं दोनों जैसे आपने कहा अलग जरूर रहेगा। और आईसीएसई बोर्ड नागपुर में 2-3 स्कूल्स हैं, उनके बच्चों का भी नॉलेज एट पार रहेगा, क्योंकि उनका कोर्स ही उस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उसमें कंटेंट ज़्यादा है। अब जब हम 11th में स्टूडेंट्स आते हैं, तो अलग अलग बैकग्राउंड से जब हमारे पास आते हैं, अगर मैं प्रॉपरली पहले दिन से ही डायरेक्टली शुरू कर दूँ पढ़ाना, तो जो आईसीएसई का बच्चा है उसको फेवर मिलेगा, सेकंड पे सीबीएसई को, और स्टेट का बच्चा कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होकर धीरे धीरे पीछे होते जाएगा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में डेवलप आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इनिशियली एक 25 to 30 डेज का हमने एक पूरा प्लान बनाया है, शेड्यूल बनाया है, जिसमें सारे टीचर्स इररेस्पेक्ट ऑफ देयर सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, पर जरूरी नहीं कि मैं तब केमिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा, उस दौरान हम वहाँ क्या करते हैं, सभी बच्चों के लिए 6 से लेकर 10 तक जो भी साइंस में, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट है, जो 11th-12th में कहीं ना कहीं फाउंडेशन के तौर पर यूज होते हैं, वो सारे कंसेप्ट हम पढ़ाते हैं। फिर वो आईसीएसई सिलेबस का हो, स्टेट का हो या सीबीएसई का हो, तो सब बच्चों को हम एक लेवल पे लेके आते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि मे बी वो आईसीएसई का बच्चा है और वो टॉपिक स्टेट का है, बट तब भी इस बच्चे को नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यही कहीं ना कहीं इसने जब वो टीचर ने पढ़ाया तब उसका ध्यान नहीं था या इसको समझ में नहीं आया। तो ये चीजें फिर आने वाले वक्त में दिक्कत करेगी। मतलब एक एसएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट को भी आईसीएसई वाले, हाँ, सभी को एक लेवल पे जब लेके आता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भी धीरे धीरे कम हो जाता है, और वो स्टेट बोर्ड वाला भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करता है, और बाकी बोर्ड के स्टूडेंट्स भी एक दूसरे का घुल मिलने लगता है कि सबका नॉलेज लेवल एक जगह आ गया। अगर एक का नॉलेज लेवल कम है, एक का ज्यादा है ना, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक मेल नहीं होने वाला। बट ये ब्रिज कोर्स जो रेडिकल चलाता है, इसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे एक लेवल पे दिखते हैं, देखने को मिलता है। इसमें एक और चीज़ ये हो जाती है कि बच्चा जैसे कुछ लोकल नागपुर के होंगे, कुछ बाहर के बच्चे आ रहे हैं, उनको थोड़ा समय लगता है एडजस्ट होने में, सेटल होने में। उनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने प्रॉब्लम दे दी, ये आज डीपीपी तुमको सॉल्व करके लेके आनी है। उनको इससे बड़ा ये लग रहा है कि सर मेरे घर पे अभी सामान मेरा खरीदना बचा हुआ है, हॉस्टल के लिए मुझे रजाइयाँ या चद्दर लेने बाकी हैं। तो ये दिक्कतें रहती हैं शुरुआत में। ये मेरे ख्याल से टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगे आने वाले समय में शायद, है ना। तो ब्रिज कोर्स के टाइम पर क्या होता है, उनको सेटल होने का समय भी मिल जाता है। अगर उस वक्त हम मेन कोर्स शुरू कर देंगे एकदम से, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा 4-5 क्लासेस उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहा है, या फिर घर वालों की याद आती है उतना ज़्यादा नहीं रहा है, और उस कारण से वो उसका चैप्टर ही खत्म हो गया। क्योंकि पहले क्या है, टिल 10th आपको ये पता है ना, ये एक चैप्टर है, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये एक चैप्टर है, ये कंप्लीट है। लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन में आते हो, अब चैप्टर नहीं होते, अब क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये पूरा का पूरा क्लब है, और इसके अंदर 5 चैप्टर है। आपने पहला मिस किया तो लास्ट के 4 आपको कभी समझ में नहीं आते। तो इसलिए हम कभी भी ऐसी कोई रिस्क ले ही नहीं सकते कि हम कोई एक बड़ा पोर्शन शुरू करा दें बिना उनको उस कंफर्ट जोन में लाए। तो ब्रिज कोर्स क्या करता है, ये भी एक काम कर देता है हमारे लिए। अभी जो किरण सिपारे जो हमारी टॉपर है इस साल की जेईई मेन 2021 की, उस बच्चे वो हिंगन घाट से हैं। हिंगन घाट में भी एक छोटी सी जगह है, अलीपुर करके एक छोटा सा गांव है, मतलब तालुका भी नहीं है। वो वहाँ से जब हमारे पास आई, तो इनिशियल डेज में हमने उसको 2-3 बार देखा कि वो अकेले बैठ के रो रही है। क्यों? वो बात ही नहीं करती थी किसी से। वो उसको लगता था कि मुझे आंसर नहीं आ रहे हैं, बाकी सब बच्चों का आ रहे हैं। तो वो जो एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है ना, वो जैसे ब्रिज को आगे बढ़ता है ना, तो ये इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे अपने आप, और आज देखिए ना, शी इज बोल्ड इनफ, शी हैज टॉप द एग्जाम। इंडिया के 19 स्टेट और यूटी टॉपर से उसका स्कोर ज्यादा है। मतलब आप सोचिए, एक छोटे से गांव से आई बच्ची, ठीक है, उनके माँ बाप ने हमारे ऊपर पूरा भरोसा करते हुए रेडिकल के पास उसको छोड़ा था, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि उसके भी एफर्ट्स थे, उसके माता पिता का इस लॉकडाउन में पूरा उसको सपोर्ट था, और कहीं ना कहीं रेडिकल का भी गाइडेंस रहा, जिस कारण से वी हैव अचीव्ड दिस रिजल्ट। एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये भी है, पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, इवन यू कैन आंसर दैट, कि पेरेंट्स जो है वो जनरली ताम झाम और कितने एडवर्टाइजमेंट हो रही है, कितने पोस्टर्स लगे, होर्डिंग्स लगे हैं, ये सब देखकर बिल्कुल दे गेट कैरिड अवे। तो आप क्या एडवाइस दोगे पेरेंट्स को, एडवाइस या सजेशंस दोगे आप
कि भाई आप फैकल्टी को देखिए कि फैकल्टी कितना क्वालिफाइड है और फैकल्टी की जो समझ है कितनी है, rather than ब्रांडिंग। सर मैं एकदम से ये नहीं कहूँगा कि ब्रांड बेकार है, क्योंकि obvious- मैं हाँ, भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि लेकिन वो they get carried away। करेक्ट, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जाता ना। आप एक ब्रांड है, वो उस लेवल तक पहुंचा, कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन क्या उसके इस सेंटर ने वो काम किया है? क्योंकि एक ब्रांड जब बनता है तो वो उसके बहुत सारे सेंटर होते हैं, मे बी क्योंकि कि पेज भर भर के फोटोज दिखते हैं हमको कि इतने टॉपर से इतने ये क्या वो इसी सेंटर से क्या है? इसी सेंटर यहाँ तक के नागपुर में एक कांड भी हुआ था कि जहाँ दूसरे कोचिंग क्लासेस के बच्चों को के फोटो लेके कुछ पैसे देकर ये काम किया गया है। होता है, ये बहुत होता है। और इसमें एक चीज़ कहूँगा सर, क्या है, किसी बच्चे को जो पढ़ाना है वो एक टीचर को पढ़ाना है, तो टीचर का क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर कहाँ कहाँ पढ़ा चुका है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए तो आई थिंक ये बेटर है। इसके बाद आता है कि बैच स्ट्रेंथ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका बच्चा भीड़ में खो गया। कुछ लोगों के यहाँ पे ऐसा भी होता है कि पढ़ाने वाले कोई और है, डाउट लेने वाले कोई और है। अब मैं बहुत सिंपल से बोलूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ सर। मैथ में एक क्वेश्चन को हम 2, 3, 4, 5 कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक थ्योरी बांधी, हो सकता है मैंने इसलिए भी वो थ्योरी बांधी क्योंकि मुझे आगे के कॉन्सेप्ट को उसके साथ अटैच करके एक अलग कहानी ले जानी है। तो पढ़ाने वाले ने तो बहुत सोचा था, उसने एक क्वेश्चन का तरीका बता दिया, तुमको समझ में नहीं आया, तुम डाउट के लिए आए। अब डाउट के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरा जो पर्पस है वो ऑब्वियसली बात है, डाउट वाली फैकल्टी को तो नहीं पता। अब आप उसके पास जाते हो कि सर का डाउट बताओ, हो सकता है वो कल अलग ही मेथड बता दे। अब आपको समझ में आ गया वो डाउट, लेकिन जब मैं अटैच करने गया उस थ्योरी को अलग कॉन्सेप्ट से, तो फिर उसके दिमाग में है ही नहीं अब कि ये क्या चीज़ हो गई। तो इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हाँ, इतना जरूर कहूँगा सर कि अभी ये हो रहा है, बहुत सारे पेरेंट जो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ को लेकर कि हमें अपने बच्चों को रियल में कुछ कराना है, वो ऐसी कोचिंग देखते हैं जहाँ फैकल्टी अच्छा हो, एक्सपीरियंस हो और प्लस बैच स्ट्रेंथ कम हो, ताकि वो उन पर फोकस कर पाए। हम लोग क्योंकि समय को पार करते चले जा रहे हैं, तो एक 1 मिनट मैसेज आप और आप दोनों इंडिविजुअली। आई विल मैं यही कहूँगा कि मतलब मेरा इशारा है पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, सबको क्या message? मैं स्टूडेंट्स के लिए लोग कहना चाहूँगा कि भाई पढ़ना है ना तो एंजॉय करके पढ़ो। इट्स नॉट समथिंग कि बस याद कर लिया, फोर्स कर लिया और पढ़ लिया। जब तक वो पढ़ाई में मज़ा नहीं आया ना तो पढ़ाई नहीं है। ठीक है, मैं 10th में बहुत कम % से पास हुआ था, बट आई क्रैक्ड IIT, ठीक है, ऑन माई ओन। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे अंदर आई क्योंकि मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा। ठीक है, पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को ऐसी जगह डालो जहाँ सच में उसका कुछ करियर बने। बस इसलिए मत डालो कि कोई की भीड़ एक डायरेक्शन जा रही है और हम भी उस भीड़ के साथ बहाव में, हार्ड मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। और बाकी सब व्यूअर्स के लिए मैं बोलूँगा कि प्लीज़ डू रिकमेंड रेडिकल IIT एंड मेडिकल। श्योर। आप सर? जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बेटा आप ऐसे मत करो कि किसी दिन मोटिवेटेड रह रहे हो, किसी दिन मोटिवेटेड नहीं हो। आप क्यों IIT JEE हो जाए या नीट हो जाए, क्यों एग्ज़ाम निकालना चाहते हो? क्योंकि आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट फिक्स है कि एक टाइम के बाद हमें जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, अच्छा आगे कैरियर है, रुपये अच्छा कमाता है इंसान, है ना, और समाज में एक इज्जत बनती है। और वो इज्जत अकेली आपकी नहीं, आपके पेरेंट्स की भी है कि हाँ इनका बेटा IITian है। तो आप बस उनको देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, उनको देख के मोटिवेटेड रहो। और बाकी है ना, जो आप सोचते हो कि आप किसी भी जगह पे, जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहूँ, किसी चैनल पर या किसी YouTube पर आप कोई वीडियो देख लेते हो, कहते हो कि आज मैं मोटिवेटेड हूँ, आज लाओ किताब, मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ये मोटिवेशन सिर्फ बेटा 1-2 दिन रहेगा, फिर चला जाएगा। इससे बेटर है आप बैठो, आराम से सोचो कि आपको करना क्या है, और जब आपके अंदर ये आ जाएगा कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम निकालनी है, क्यों निकालनी है, कि मुझे अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक रोल मॉडल बनना है, अपने पेरेंट्स का नाम करना है, और मैं कुछ करियर में अच्छा कर लूँगा, तो मेरा घर का जो मेरे से आशाएं हैं कि मुझे इस लेवल का कुछ अचीव करना है, वो मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। तो आपको कभी भी 2 साल आप कभी भी डीमोटिवेटेड या ऐसा कुछ भी लूज जो होता है ना, वो कुछ भी फील नहीं करोगे। आप बहुत ट्रैक पे रहोगे और एग्ज़ाम जरूर निकालोगे। Thank you very much. Pleasure talking to brilliant minds like you people. Thank you. Same here, sir. Thank you.